मैं मुकुल केसरी आपके लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ में 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। वैसे तो यह दौर पूरी दुनिया पर भारी है, लेकिन अगर देश की सीमाओं के भीतर देखें तो गुजरा एक महीना शायद आज़ाद भारत का सबसे कठिन समय रहा है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू अगर एक पूर्वाभ्यास था तो इसके एक दिन बाद ही लॉकडाउन की घोषणा उस अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी जो अभी भी जारी है और हम नहीं जानते कि इसे और कब तक निभाना पड़ेगा। कोरोना वायरस की आपदा से देश को बचाने का दबाव इतना बड़ा था कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़ गया। अचानक आन पड़े इस संकट ने कई परेशानियां खड़ी की, लेकिन इसकी उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। यह सच है कि हम लॉकडाउन के इस एक महीने में कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी तरह रोकने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके आगे एक गतिरोधक जरूर खड़ा कर दिया। दुनिया के तमाम विकसित देशों जैसी चिकित्सा सुविधाएं ना होने के बावजूद हम उन देशों की तरह संकट में गले तक डूबने से बच जरूर गए। कम से कम हमने कोरोना संक्रमण को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने वाली वृत्ति से काफ़ी पीछे रखने में सफलता जरूर हासिल की। आग को भले ही हम पूरी तरह न रोक सके हों, लेकिन विस्फोट को दबाने में हम कामयाब जरूर रहें। खतरा हालांकि अभी भी बरकरार है, इसलिए यह सफलता फिलहाल बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन अगर हम इसमें भी असफल होते तो इससे बुरा शायद कुछ और नहीं होता। पिछले एक महीने के लॉकडाउन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह सफलता नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है मोटे तौर पर पूरे देश ने मौके की नज़ाकत को समझा और लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन में अपना पूरा सहयोग भी दिया। बेशक इसके ढेर सारे अपवाद भी गिनाए जा सकते हैं। कुछ जगह परले दर्जे की अनुशासनहीनता भी दिखी, कई जगह बेवजह की अफरा तफरी हुई, कुछ एक हिंसा की घटनाएं भी, और सबसे निंदनीय चीज़ यह भी हुई कि कुछ जगहों पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किए गए। मामला इतना चिंताजनक हो गया कि सरकार को उनकी सुरक्षा के विशेष प्रावधान करने पड़े। ये घटनाएं खबरों में छाई भी रहीं, लेकिन अगर पूरे देश के स्तर पर इन्हें देखें तो इनकी संख्या बहुत बड़ी भी नहीं है, बल्कि अगर अमेरिका या यूरोपीय देशों से तुलना करें तो इस दौरान भारत की जनता ने लॉकडाउन का ज़्यादा गंभीरता से पालन किया है। जहां तक यूरोप की बात करें तो वहां सिर्फ अफवाहों के चलते लोगों ने कई सारे 5G टावर तोड़ डाले थे। भारत के लिए एक बड़ी बात यह भी रही कि संकट की इस घड़ी में पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े दिखाई दिए। लॉकडाउन अभी जारी है, इसकी दूसरी मियाद खत्म होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। शायद सभी जगह पूर्ण लॉकडाउन को मौजूदा स्वरूप में और बढ़ाना अब संभव ना हो, लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि अगले 10 या 15 दिनों में खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। इसकी संभावनाएं अभी नज़र नहीं आ रही, इसलिए अगर कुछ राहत भी दी जाए तो इस तरह देनी होगी कि हालात किसी सूरत में विस्फोटक न बनने पाए। पहली प्राथमिकता अभी भी संक्रमण को रोकना है। सरकार और जनता सभी के लिए यह समय धैर्य को विस्तार देने का है। लॉकडाउन के एक माह बाद संक्रमण परीक्षण की गति तेज किए जाने की तैयारी के साथ ऐसे आंकड़े कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में जीत की उम्मीद जगाते हैं कि बीते 14 दिनों में देश के करीब 80 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। इसके बावजूद चैन की सांस नहीं ली जा सकती, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि चिंता का कारण बनी हुई है। एक ओर जहां इस वृद्धि को
थामने पर जोर देना होगा, वहीं दूसरी ओर इसकी भी परवाह करनी होगी कि जीविका के साधनों को गति कैसे मिले। केंद्र सरकार को इस पर तुरंत गौर करना होगा कि संक्रमण से अछूते इलाकों में कुछ शर्तों के साथ कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की जो छूट दी गई, उसका कोई खास लाभ क्यों नहीं मिल रहा। उद्योग व्यापार जगत ने यह पाया कि लॉकडाउन में कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका पालन करना संभव नहीं। यह ठीक है कि गृह मंत्रालय ने उस दिशा निर्देश को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया, जिसके तहत कहा गया था कि किसी कारोबारी परिसर में कोरोना का संक्रमण पाए जाने पर उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन लगता नहीं कि इससे बात बनने वाली है। स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई उसी दशा में होगी जब यह पाया जाएगा कि लापरवाही बरती गई। आखिर इसका निर्धारण कैसे होगा कि कहीं कोई कोरोना संक्रमण किसकी लापरवाही से फैला? यह मानना सही नहीं होगा कि कोई संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर काम करने जाएगा। भूल और लापरवाही में फ़र्क किए जाने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी ऐसी है कि कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। यह ठीक नहीं कि उद्योग व्यापार जगत के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं कि किस इलाके में किन कारोबारी गतिविधियों की अनुमति है। इस अस्पष्टता को दूर करने के साथ सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि अनुमति हासिल करने के तौर तरीके पेचीदा ना हो। अनुमति हासिल करने के मामले में कागजी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं। लगता है कि सीमित कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के दिशा निर्देश जल्दबाजी में तैयार किए गए और इसीलिए आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की जो इजाज़त दी गई, लेकिन कच्चे माल को ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। इसी तरह कृषि कार्यों को तो छूट दी गई, लेकिन कृषि उपज और खासकर चाय, कॉफ़ी, रबर आदि की पैकेजिंग को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। साफ है कि इन विसंगतियों को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दृष्टिगत किसानों को कृषि उपज बेचने के साथ ही इसके भंडारण में आ रही दिक्कतों के निवारण की दिशा में सरकार का फैसला किसानों को राहत देने वाला है। दरअसल विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में 6.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। कृषि व्यवस्था मैदानी, पहाड़ी और घाटी वाले क्षेत्रों में विभक्त है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि उपज को मंडियों तक ले जाने में परेशानी नहीं है, लेकिन पर्वतीय एवं घाटी वाले क्षेत्र के कृषकों के सामने उपज के भंडारण, परिवहन और विपणन की दिक्कतें आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर विपणन को कुछ प्रयास जरूर हुए, मगर अभी ये नाकाफ़ी हैं या यूं कहें कि प्रारंभिक स्तर पर हैं। इस बीच कोरोना महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन से किसानों की परेशानी अधिक बढ़ गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही लॉकडाउन के नियमों और शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करने के निर्देशों के साथ कृषि से संबंधित गतिविधियों को सशर्त छूट दे दी थी, लेकिन किसानों के सामने दुश्वारियां बनी हुई थीं। असल में इस वक्त रबी की मुख्य फसल गेहूं के साथ ही अन्य फसलों की कटाई चल रही है। कृषि उपज को मंडी अथवा बाहर से ले जाकर बेचने के साथ ही इसके भंडारण में परेशानी आ रही थी। बड़े किसानों के पास तो अपने भंडारण गृह भी हैं, मगर छोटे किसानों के पास इसकी दिक्कत है। फिर ये बात भी सामने आ रही थी कि कोरोना संकट के मद्देनज़र फसलों को मंडी तक ले जाने के लिए वाहन भी नहीं मिल पा रहे थे। इस परिदृश्य के बीच सरकार ने लॉकडाउन अवधि के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पाद विकास एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन करके किसानों को राहत दे दी है। ये व्यवस्था दी गई है कि हॉटस्पॉट को छोड़कर राज्य में कृषि उपज का थोक कारोबार गांव से भी हो सकता है, यानी व्यापारी सीधे गांवों में जाकर किसानों से कृषि उपज खरीद सकते हैं। किसी भी मंडी क्षेत्र के अंतर्गत कृषक
समूहों, कृषि उत्पादन संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि को सीधे ही कृषक से कृषि उपज क्रय विक्रय की अनुमति दी गई है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज, गोदाम क्लस्टर को उपमंडी स्थल घोषित करने की बात कही गई है। निश्चित रूप से इन कदमों से किसानों को अपनी कृषि उपज की बिक्री को मंडी अथवा दूसरे स्थानों पर ले जाने के झंझट से निजात मिल गई है। स्टॉप। दोस्तों, ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है। आप इसे लिखें। अगर एक बार ना लिखा जाए, 2 बार 3 बार जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।